अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी है और एक बार फिर मैं आप तमाम के सामने एक नए मौजू के साथ मौजूद हुई हूँ। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर की। जैसा कि आप तमाम को पता है कि खुसूसन तौर पे पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रोविंस के अंदर एक हाई स्पाइक ऑफ जो डेंगू वायरस है वो अब देखने को मिल रहा है हमें। इसके हवाले से कुछ लोगों के सवालात थे जो हम चाहेंगे कि आज अपने इस क्विक शो पे हम आपसे दी वॉच के तावन से शेयर करें। तो जी डेंगू फीवर है क्या? खुसूसन तौर पर डेंगू फीवर एक मॉस्किटो जिसका नाम एडीज जो है मॉस्किटो है उससे होता है। और इसकी बॉडी जो होती है वो ब्लैक कलर की वाइट जिसके ऊपर डॉट्स होते हैं, इस तरह की इसकी शक्ल होती है कुछ। और इसके काटने से आपको जो है वो कुछ सिम्टम्स और कुछ चीज़ें जो है वो आप शो करते हैं अपने डॉक्टर को, जिसमें शामिल है खुसूसन तौर पर सबसे पहले फीवर का होना, और साथ साथ बुखार के बाद पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मुझे मेरे पूरी जिस्म में जो है वो पट्ठों में या फिर मैं कहूँ कि जोड़ों में हड्डियों में तकलीफ होना, और आंख के पीछे वाले हिस्से में खुसूसन तौर पे पेशेंट कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिम्टम है वो और ज़्यादा मजीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ती है, और पेशेंट्स हमें ये कंप्लेन करते हैं कि उनको रैशेस या बहुत सारे अज़ा यानी कि पार्ट्स ऑफ योर बॉडी से, ऑर्गन से ब्लड आना। तो जैसे कि नाक है, कान है, बहुत सारे पेशेंट्स जो है वहाँ से ब्लड या मुंह से ब्लड आने की शिकायत करते हैं। तो यानी कि फिर ब्लड मैनिफेस्टेशंस वाला स्टेज पहुंच जाता है, जो कि हम कहते हैं कि बहुत लेटर एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होता है। अब हम बात करेंगे कि इसका क्या एक सिलसिला है, ये कब से आया, ये किस तरह से हमारे जो है वो मुल्क में इतना ज़्यादा इसका शोर मच गया। रिसेंटली आप सबने इस चीज़ को देखा होगा कि हमारे जो है वो डिफरेंट शहरों में जो है वो एक बहुत हाई रेंज ऑफ मैं कहूँगी कि मॉनसून रेन का फॉल हुआ था, जिसकी वजह से ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वो बाहर निकले, क्योंकि खुसूसन तौर पे कहा जाता है कि मॉनसून की रेन एक बहुत ही रहमत के बाइस होती है। तो उस वक्त लोग उससे भी निकले कि ठीक है हम जाएंगे बाहर और थोड़ी सी हमारी बीमारियां भी जो है कम हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद का अमल जो हुआ, जो कि एक क्लीननेस होती है, जो एक पूरी हमारी जो शहर की हालत थी वो और ज़्यादा खस्ता हो गई, जिसमें आपका सर्विस सिस्टम बहुत ख़राब हो गया, पानी वहाँ पे ठहर गया, वहाँ पे क्लीननेस नहीं की गई, और उसके बाद कोई भी ऐसा कोई इक़दामात नहीं उठाए गए हमारी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि उस जगह को क्लीन करे आफ्टर रेन। तो वो जो डैमेजेस हुए, जो हाइट ऑफ रेन थी, जो पानी उस वक्त तक नहीं साफ़ किया गया, उसकी वजह से उसने एक स्टैग्नेंट वाटर की शक्ल इख्तियार की, यानी कि स्टिल वाटर, ठहरा हुआ पानी। और उस ठहरे हुए पानी के बायस जो है वो उस मॉस्किटो ने जो है जन्म लिया, जिसे हम एडिस मॉस्किटो कहते हैं, जो कि एक डेंगू वायरस करवाता है। अब उस वक्त तो ये था कि क्योंकि डेंगू वायरस पहले भी बहुत दफ़ा आया है, और 1994 में जो है वो उसका स्टार्ट हुआ था, जब सबसे पहले देखा गया कि जो है वो लोगों के दरमियान एक खौफ व हरास पैदा हुआ। लेकिन जब 2005 में डेथ्स हुई इस वायरस से, तो तब लोगों के दरमियान इस पर खौफ राज बहुत मजीद पैदा हुआ, और गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ताउन से एक गाइडलाइन जो है वो पूरी मैं कहूँगी कि डेवलप की, जिसके तहत जो है लोगों को बताया गया कि किस तरह से इसके इकदाम उठाने हैं। एक आप इंडिविजुअल लेवल पे इसकी कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आप एक कम्युनिटी में कैसे इसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और एक लार्ज लेवल पे सोसाइटी या फिर एक सिटी वाइज आप कैसे इसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन डेंगू वायरस, कोविड वायरस और खुसूसन तौर पे मलेरिया। तीनों के सिम्टम्स कुछ ज़्यादा ही आसपास हैं, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा इस पे कंफ्यूजन हो जाती है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एक्चुअली क्या चीज़ें गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे डेंगू वायरस की। डेंगू वायरस के अंदर खुसूसन तौर पे अगर मैंने जैसे बात की कि पेशेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं कि उनको जो है वो सबसे ज़्यादा हेडेक होगा, और हेडेक के साथ नोजिया वगैरह होगा, और फीवर तीनों में आम है, यानी मलेरिया में, डेंगू में और साथ साथ कोविड में, तीनों में आपको फीवर ज़रूर होगा। लेकिन सिर्फ एक फ़र्क है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि जो आपका मलेरिया होता है उसके अंदर आपको चिल्स पड़ती है, यानी ठंड लगती है। आम तौर पे इतनी गर्मी में भी जो है वो अगर पेशेंट मलेरिया का होगा तो वो कहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो एक तो ये रीज़न होता है कि वो हम डायग्नोज कर लेते हैं कि पेशेंट को जो है वो मलेरिया है।
और साथ साथ उसके और भी सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट जो है वो बताता है कि फीवर के साथ से फ्लू हो गया, यानी कि आप खुद भी देख रहे होते हैं कि फ्लू लाइक इलनेस होगी उस पेशेंट के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता उसको वही हेडेक्स वगैरह सेम जो दोनों में होते हैं, ज़्यादातर हमें डेंगू में भी हेडेक्स देखने को मिलते हैं, बहुत सर का दर्द जो है वो पेशेंट शिकायत करते हैं, लेकिन इसमें भी वैसे ही हमें शिकायत मिलेगी। जैसे मैंने बात की कि डेंगू के अंदर भी हम बात करते हैं पट्ठों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, तो मलेरिया के अंदर भी बहुत वीकनेस हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो पट्ठों में दर्द रहता है। और एक और जो मलेरिया की खास बात है वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता देखा गया कि इन पेशेंट्स के अंदर एनीमिया यानी कि खून की कमी होना या फिर जॉन्डिस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, यानी कि उसका ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि एक मैं कहूँगी खून का हिस्सा है। तो ब्लड के 3 पार्ट्स होते हैं, आरबीसीज है, व्हाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स है। तो जो आरबीसीज है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है मलेरिया में। जैसे कि अगर डेंगू की बात करूँ तो उसमें प्लेटलेट्स का लेवल बहुत कम हो जाता है, जो कि हमारी खून की हीलिंग करवाता है। यानी कि जैसे कि अगर किसी भी इंसान को, कोई शख्स को चोट लग गई है तो फौरन से उसको हीलिंग हो जाएगी अगर वो उसके प्लेटलेट्स बहुत लेवल अप तक है। तो ये हीलिंग के लिए हमारी बहुत मदद करता है। तो इस वजह से जब डेंगू का पेशेंट होता है उसके प्लेटलेट्स लेवल बहुत कम हो जाते हैं, तो ये कंफर्म होता है कि उसे डेंगू हो गया है। और उसको तभी यही हो रहा होता है कि पेशेंट्स के आगे जाकर जो मैंने आपको बताया ब्लड मैनिफेस्टेशन यानी कि कुछ हिस्सों से खून निकलना वो आम हो जाता है। इसके अलावा ये देखा गया कि डेंगू के पेशेंट्स में बहुत सारे जो है वो रैशेस भी हो जाते हैं आगे जाकर, और रैशेस वैसे मलेरिया में भी होते हैं लेटर स्टेज पे, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें शुरुआत में ही हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें कोविड की, जो कि हम आमतौर पे उसके बारे में बहुत सुन रहे हैं, तो उसके भी हवाले से कुछ बात कर लेते हैं कि अगर पेशेंट कोविड का है तो उसके अंदर क्या चीज़ ऐसी देखी जाएंगी। जैसे मैंने अपने पहले भी शोज में आपको बताया कि फीवर तो आम है, लेकिन इसके अंदर कफ बहुत ज़्यादा होगी आपको कोविड के अंदर, और साथ साथ बहुत थकन महसूस होगी पेशेंट को। और वही मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, यानी कि सूंघने और जायके की जो है वो पूरी जो है एक सेंसेशन खत्म हो जाती है। तो ये हमारी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट थी। अब बात करेंगे कि लैब टेस्ट किस तरह से हम जो लैब के जरिए इनको जो है वो चेक कर सकते हैं। जब डेंगू का पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले हम उस पेशेंट को कहते हैं कि आप अपना सीबीसी कराएं, और सीबीसी के अंदर यकीनन तौर पे जो है प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो कम आ जाता है। इसके बाद एक और टेस्ट है जिसको हम कहते हैं NS1, जिसको हम पूरे उससे कह रहे होते हैं फुल फॉर्म नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो कि एक डेंगू का प्रोटीन को डिटेक्ट करवाता है। हम खुसूसन तौर पे डेंगू स्पेसिफिक टेस्ट यही करवाते हैं, जिसके हवाले से ये बताया गया है कि इसके अंदर हमें कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट के अंदर वो एंटीजन पैदा हुआ है कि नहीं, यानी कि जो कि डेंगू है, डेंगू वायरस पैदा है कि नहीं है। एक खास बात मैं बता दूं कि कोविड जो है वो एक पेंडेमिक है, जबकि जो डेंगू है वो एंडेमिक है। सही, ये भी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। एंडेमिक ये होता है कि जैसे मैंने बात की कि डेंगू है वो कुछ लोगों में जो है, सर्टेन लोगों में जो है पाया जाता है और कुछ जगहों पर, जबकि अगर मैं पेंडेमिक जो कि कोविड है उसकी अगर बात करूं तो उसका मतलब है कि वो एक लार्ज कॉन्टिनेंट या कि बहुत ग्लोबली जो है वो स्प्रेड होता है। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट था। और टेस्ट के जरिए जैसे मैंने बताया कि हम जैसे कोविड के अंदर PCR टेस्ट करवाते हैं, इसके अंदर हम करवाते हैं NS1 टेस्ट, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन टेस्ट, या फिर CBC के जरिए भी जो है हमें पता लग जाता है। अब इन पेशेंट्स के अंदर हम खुसूसन तौर पे किस तरह से प्रिकॉशंस कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैंने अपने 12 शो में कहा भी है कि हम ये कंफर्म करने के बाद ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट को जो है वो घर के अंदर ये रिकमेंड करें कि पपाया के जो लीव्स होते हैं, पपाया है उसको कोशिश करें जितना पपाया के लीव्स का जूस वो पीता रहेगा, इतना जल्दी उसका जो फीवर डाउन होगा, बुखार कम होगा, और उतनी जल्दी जो है उसका प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा। और हमारा गोल यही होना चाहिए जो है वो डेंगू की सूरत हाल को ठीक करने के लिए। उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट अपने आप को मजीद और इफेक्ट से बचाए, यानी कि अगर वो ऐसी जगहों पर जाता है जहाँ पे पानी ठहरावा है और जहाँ पे मॉस्किटोज, यानी कि रात के टाइम पे अगर कोई गार्डन वगैरह या वॉक के टाइम पे उसे कोई एक्सपोजर मिल रहा है तो वहाँ जाने से गुरेज करें। पूरे कपड़े पहने, अगर बहुत ज़्यादा उससे ऐसा लगता है कि उसको वहाँ कोई जॉब या कोई ऐसी जगह है जहाँ जाना ज़रूरी है, वैसे तो रेस्ट करना इसमें बहुत लाजमी होता है, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो वो ये कोशिश करे कि वो पूरी स्टॉकिंग्स पहने, यानी अपने पाँव भी कवर रखे, हाथ भी पूरे कवर रखे, और पूरे जो क्लोथिंग को अपने साथ रखे, ताकि उसे कोई हिस्से को एक्सपोज ना करना पड़े टू दी मॉस्किटो। उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं कि अगर बाहर निकलते हैं तो कोशिश करें कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं। बच्चों को भी खुसूसन तौर पे स्कूल्स भेजने से पहले ये लगाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल की भी जो है वो पूरी अथॉरिटी को ये पूरे इकदाम उठाना लाजमी है कि वो बच्चों को खुसूसन तौर पे वहाँ पे एक प्रोटेक्ट
प्रोटेक्टेड माहौल में जो है वो लाएं, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में बच्चे जो है वहाँ आके एक्सपोज हो जाएं। बिकॉज स्कूल जब स्टार्ट हो गई हैं तो अब हम बच्चों के लिए कुछ और नई वायरसेस की कुछ वहाँ ना लाएं चीज़। और दूसरी चीज़ हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट्स को जो है वो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, जिसमें इंक्लूडेड होता है कि गुड डाइट यानी कि फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, विटामिन सी का इस्तेमाल, आयरन का इस्तेमाल। विटामिन सी का फ़ायदा यही है कि जितना विटामिन सी लेंगे उतना ज़्यादा वो आयरन को एब्जॉर्ब करेगा, और आयरन खुद आपको पता है ब्लड का एक हिस्सा है जिसके अंदर प्लेटलेट्स, आरबीसीज और वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये सारे जो हमारे हिस्से हैं ब्लड के, उनको हम बखूबी तौर पे जो है अपने ब्लड के अंदर महफूज रखें, उनका लेवल बिल्कुल मेंटेन रखें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि विटामिन सी की हम ऑप्शंस दें लोगों को, जिसमें कीवीज़ होते हैं हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जिसमें आपके पास कीनू आ जाता है, आपके पास ग्रेप फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेमन्स वगैरह होते हैं। और हम पेशेंट्स को खुसूसन तौर पे कहते हैं कि आप जो है वो पालक वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, कलेजी वगैरह, और साथ सेब का इस्तेमाल, नटी जो है वो आपने जो वॉलनट्स या ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो लेना ज़रूरी है। सर्दियों का टाइम आ गया है और ये अच्छी खुराक भी होती है। और ये भी कहा जाता है कि आयरन और विटामिन सी के साथ आप अपने आप को जितना बूस्टअप रखेंगे, यानी कि एक्टिव रखेंगे और फुल ऑफ मैं कहूँगी होममेड फूड खाएंगे, तो उतना जल्दी आपकी रिकवरी के चांसेस होते हैं। मेडिकेशंस की तरफ मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती, लेकिन खुसूसन तौर पे वो पेशेंट्स जो अगर नहीं चीज़ उनसे हो रही कंट्रोल, तो वो खुसूसन तौर पे मेडिकेशंस की तरफ अपने फिजिशियंस के हेल्प से ले सकते हैं। उसके बाद हम ये भी सुनने में आ रहा है, बहुत रिसर्चेस भी कह रही हैं कि जितनी सर्दी पड़ेगी इतना ज़्यादा जो है डेंगू कम होगा, और उम्मीद भी यही है हमारी कि इंशाल्लाह उसका जोर थोड़ा सा कम हो जाएगा। कोविड का जिस तरह कहा जाता था कि गर्मी जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ज़्यादा उसका डीनेचुरेशन होगी, तो ये हर वायरस की एक नेचर होती है, बॉडी होती है टाइप, जिसकी उससे वो उसकी किलिंग का टाइम होता है या इंक्यूबेशन टाइम होता है, उसके उस लिहाज से हमें जो है उसका ख्याल रखना चाहिए। साथ साथ हमने बहुत रिकमेंडेशन की है कि अगर आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाते हैं तो वो तो एक आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से हमने बात की। साथ साथ आप कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द जो है स्प्रेस करें, घर में लुबान करें, ताकि आपके घर के अंदर जो है प्रोटेक्शन रहे। और मैं एक और घर का टोटका बताती हूँ बहुत सारे लोगों को कि प्याज जो है वो कटी हुई अगर अपने कमरों में रख दें तो कभी मॉस्किटो मच्छर वगैरह आपके कमरे में नहीं आएगा। तो वो भी एक टिप है, अगर आप ये कर सकते हैं तो ये आप खुसूसन तौर पर किया जा सकता है। साथ साथ मैं बहुत सारे लोगों को ये भी बताती हूँ कि अपनी सोसाइटीज़ में, अपने लोकेलिटीज़ में कोशिश करें कि आप एक डेली उसमें फ्यूमिगेशंस करवाएं या स्प्रेस करवाएं, ताकि ये जिस तरह की मॉस्किटोज़ हैं या जन्म लेते हैं वहाँ पे उस जगह की चीज़ जो है वो कम हो जाए। तो आज तक के लिए हमारा जो है वो डेंगू के हवाले से जो मौजू है वो इख्तिताम पे पहुँचता है। और मैं साथ साथ अपना आखिर में एक पैगाम देना चाहूँगी कि चाहे कोविड आ जाए या डेंगू, हमारी आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत मेंटेन रखें और इररेलेवेंट बाहर जाने से गुरेज करें, और जहाँ जाते हैं तो अपने आप को कवर रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।